हे फ्रेंड्स, एसआरजे क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इससे पहले अशोक को पढ़ चुके थे और साथ ही साथ में हमने मौर्य वंश को खत्म कर लिया। हमारा जो अगला वंश है वो कर्ण वंश है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ ले चुके थे। इसके अलावा इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट याद नहीं रखना है, सिर्फ आप संस्थापक याद रखिए और साथ ही साथ में अंतिम शासक कौन था और इसने किसकी हत्या की। देखिए, इसने हत्या की मौर्य वंश के अंतिम शासक देवभूति की वसुदेव के द्वारा हत्या की गई और कर्ण वंश की स्थापना की गई। और उसके बाद अंतिम शासक इसका था सुशर्मन। और सुशर्मन की हत्या फिर किसके द्वारा की गई? तो सुशर्मन की हत्या जो है वो सातवाहन वंश के अगले संस्थापक शिमुक के द्वारा की गई और उसने सातवाहन वंश की नींव रखी। देखिए अब क्या हो रहा है, इसने मतलब सातवाहन वंश ने कैसा वंश था, ये कैसा समाज था, ये हम देखते हैं। तो सातवाहन वंश की स्थापना किसके द्वारा? शिमुक के द्वारा। साथ ही साथ में इसे ही ब्राह्मण वंश और साथ ही साथ में इसे ही आंध्र वंश भी कहा जाता था। इसके साथ हम देखते हैं कि जो सातवाहन वंश है उसने अपनी राजधानी प्रतिष्ठानपुर या पैठन को बनाई। मतलब आप देख रहे हैं कि पहले सबसे पहले मौर्य में राजधानी पाटलिपुत्र थी। उसके बाद जब शुंग आए, शुंगों ने राजधानी को विदिशा ट्रांसफर किया। विदिशा के बाद अब ये आ गए थोड़ा और दक्षिण में। मतलब प्रतिष्ठानपुर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के पास का क्षेत्र है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो मतलब ये दक्षिण में आते जा रहे हैं। अर्थात हम समझते हैं कि अब जो राजधानी का क्षेत्र है वो राजधानी का क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है। देखिए देखिए ये भारत का मैप मानते हैं हम। तो ये जो मगध वाला क्षेत्र था जहां पे पहले राजधानी थी, सबसे पहले मगध से ही राजधानी शुरू हुई और सबसे पहले मगध में राजधानी बनाएगी। फिर राजगृह के बाद वैशाली में ट्रांसफर हुई और वैशाली के बाद उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी बनाएगी। परंतु अब ये राजधानी जो है परिवर्तित हो रही है। शुंग वंश में ये राजधानी मध्य प्रदेश के विदिशा में आ गई, लेकिन अब यही राजधानी परिवर्तित होकर आंध्र प्रदेश के पास आ गई है। और आंध्र प्रदेश में कहां पर? गोदावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठानपुर या जिसे पैठन कहा जाता था। इसके साथ ही साथ में यह वंश जो था वह मात्र सत्तात्मक था, अर्थात जब ये अपना परिचय देते थे अपनी माता के नाम का प्रयोग करते थे। फिर हम देखते हैं कि इस वंश में और कौन कौन सी चीजें थी। देखिए इस वंश की भाषा कौन सी थी? तो यह जो है वह इनकी प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करते थे। अर्थात इनकी भाषा प्राकृत थी और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करते थे। बात करते हैं प्रमुख शासकों की। सातवाहन वंश के प्रमुख शासकों की बात की जाए तो कौन कौन से शासक इस समय में रहे हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण जब शासकों की बात करते हैं तो पहला जो होता है वो है सातकर्णी फर्स्ट। अच्छा, सातकर्णी फर्स्ट जो है इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो हमको पढ़ना होगा। जैसे कि इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो नागनिका अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। कौन से अभिलेख से? नागनिका अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। इसने उपाधि ली थी दक्षिणापथपति की। मतलब दक्षिणापथ मतलब देखिए ये दक्षिण है, ये नीचे है भारत का दक्षिण वाला एरिया। तो दक्षिण पथ मतलब दक्षिण के जो रास्ते का जो स्वामी है वो, अर्थात दक्षिणापथपति की राजधानी किसने ली, वो उपाधि किसने ली? तो दक्षिणापथपति की जो उपाधि है वो सातकर्णी प्रथम के द्वारा ली गई। साथ ही साथ में हमने पढ़ा था कि इस वंश ने ही पहली बार में ब्राह्मणों को भूमि दान दिया। मतलब पहली बार ब्राह्मणों को भूमि दान किस वंश के द्वारा दिया गया? तो सातवाहन। तो इसी ने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान दिया। साथ ही साथ में इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए और 1 राजसूय यज्ञ कराया। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया और 1 राजसूय यज्ञ कराया। इतनी बातें सातकर्णी प्रथम के बारे में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम कि उसके बाद अगला शासक कौन आया। तो उसके बाद जो थे वो अगले शासक थे वो था हॉल। हॉल इस वंश का अगला शासक था और इसने ये पढ़ाई लिखाई करने वाला इंसान था। मारा पीटी से इसका कोई संबंध नहीं था। तो इसने एक बुक लिखी जिसका नाम है गाथा सप्तशती। तो हॉल की रचना क्या है? तो हॉल की रचना है गाथा सप्तशती। कभी आपसे अगर प्री में क्वेश्चन बन जाए कि गाथा सप्तशती जो है वह किसकी पुस्तक है, तो वो हॉल की पुस्तक है। अगले शासक की बात करते हैं तो है गौतमीपुत्र सातकर्णी। देखिए गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है वो सबसे ज्यादा प्रतापी शासक रहा है इस वंश का। इसकी माता का नाम जो था गौतमी बलश्री था और इसी के अभिलेख से जो कि नासिक में है उससे इसकी जानकारी मिलती है। किसकी? गौतमीपुत्र सातकर्णी की। इसे अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा जाता था और साथ ही साथ में ऐसा कहा जाता था कि इसके घोड़े
घोड़े ने 3 समुद्रों का पानी पिया है। इसका मतलब ये नहीं कि ये एक साइड जाके एक समुद्र में पानी पी ले फिर दूसरे में, ऐसा नहीं, अर्थात ये है कि इसने 3 समुद्रों को जीता था लगातार। बात करते हैं कि इसने उपाधियां कौन कौन सी ली, तो इसे विंध्य क्षेत्र का शासक या विंध्य नरेश और राजा राज कहा जाता था। मतलब राजा राज की उपाधि और विंध्य नरेश की उपाधि इसके द्वारा ही ली गई, गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा। और साथ ही साथ में इसने नहपान को हराया जो कि एक शक साम्राज्य था, शक शासक था। शक शासक की बात करते हैं हम, तो शक कैसे, देखिए इस समय तक भारत में एंडो ग्रीक मतलब हिंद यूनानी आक्रमण हो ही रहे थे, तो इनके समय में जो नहपान था वह शक शासक था। और नहपान कहाँ का था अगर आप सोचें तो नहपान जो था वो ये इस वाले एरिया में, मतलब नासिक के पास वाले एरिया में जो शक की शाखाएं विस्तृत हुई थी वहाँ का शासक नहपान था। और नहपान को इसने हराया गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, और इसने अपने सिक्के बनवाए और उन सिक्कों को महाराष्ट्र से सिक्के प्राप्त किए गए, जिसमें एक साइड में गौतमीपुत्र सातकर्णी की मुद्रा मतलब का चित्रण किया गया था उस मुद्रा में, और दूसरी ओर पे नहपान का हारा हुआ चित्रण किया गया था। ठीक, तो इसने किसको हराया, तो शक शासक नहपान को इसके द्वारा हराया गया। सबसे ज्यादा प्रतापी मतलब बहुत ज्यादा मारकाट करने वाला शासक रहा है ये। फिर हम बात करते हैं अगले शासक की, तो वो था वशिष्ठी पुलमावी। वशिष्ठी इनकी माता का नाम था, इसका नाम था पुलमावी, कहीं कहीं इसे पुलोमा भी कहा जाता है। वही इसने जो उपाधि ली वो थी दक्षिणापथेश्वर। दक्षिणापथेश्वर का मतलब दक्षिण के पथ का जो ईश्वर है वो इसने समाधि ली। और साथ ही साथ में इसने इसके समय में जो शक शासक था वो कौन था, तो वो था रुद्रदमन। देखिए रुद्रदमन जो था वो उस समय गुजरात के क्षेत्र में, मतलब इस गुजरात के क्षेत्र में जो शक शाखा विस्तृत थी उसका शासक जो था वो था रुद्रदमन। लेकिन ये गया रुद्रदमन से लड़ने के लिए, परंतु ये जीत नहीं पाया। इसने सोचा कि जैसे कि पिताजी ने मतलब गौतमीपुत्र सातकर्णी ने जैसे नहपान को हराया था वैसे ये भी हरा देगा, पर ये तो खेल यहाँ पे एकदम उल्टा हो गया और ये खुद ही रुद्रदमन से 2 बार हार गया। और हारने के बाद अब अपनी बेइज्जती को कम करने के लिए इसने इसकी ही पुत्री रुद्रदमन की पुत्री के साथ विवाह किया और विवाह संबंध में बध गया और अपने क्षेत्र को थोड़ा बढ़ाया। फिर अगले शासक की बात करते हैं, वो था यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी अंतिम महत्वपूर्ण शासक रहा है। साथ ही साथ में इसके सिक्कों में जहाज का अंकन मिलता है। बस मतलब हमें 2 चीजें याद रखनी कि अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन रहे हैं, तो यज्ञश्री सातकर्णी, इसके साथ साथ में इनके सिक्कों में जहाज का चित्रण मिलता है। जहाज का मतलब होता है कि व्यापार और घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौकीन व्यक्ति रहा था। इसकी हत्या किसके द्वारा की गई, तो इसकी हत्या जो है या इस वंश के अंतिम शासक, मतलब इस वंश के बाद हो सकता है इसके बाद कोई और शासक हुआ हो, लेकिन वो उतना कुशल नहीं हुआ, इस कारण से हम उसको पढ़ नहीं रहे हैं। इतिहास में हर किसी को जगह नहीं दी जा सकती, जो महत्वपूर्ण होता है जिसने कुछ ऐसा काम किया हो उसे ही जगह दी जाती है। तो इसके बाद जो भी शासक रहा हो उनकी हत्या किनके द्वारा की गई, तो इनके ही सामंतों के द्वारा उनकी हत्या की गई और आगे वाकाटक वंश जन्म लेता है। ठीक, देखिए अब हम इतना समझते हैं कि हमने जितना भी चीजें पढ़ी उसमें इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं। सबसे पहली बात, सातवाहन वंश एकमात्र ऐसा वंश जो कि मात्र सत्तात्मक था। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी कौन सी चीज, इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए। शीशा आईना वाला शीशा नहीं, शीशा धातु वाला शीशा। तो इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए। ब्राह्मणों को भूमिदान किस वंश ने दिया, तो सातवाहन वंश ने प्रारंभ किया। इस वंश के द्वारा शीशे के सिक्के चलाए गए। साथ ही साथ में हम देखते हैं कि इस वंश का जो शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी, उसने नहपान को हराया जो कि शक शासक था। इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो देखिए हॉल के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई, तो गाथा सप्तशती किसकी पुस्तक है, हॉल की पुस्तक है। ये पूछ सकता है कभी आपसे, कभी ये पूछ सकता है कि दक्षिणापथपति की उपाधि किसने ली थी, तो सातकर्णी फर्स्ट के द्वारा ली गई थी। और साथ ही साथ में और क्या पूछ सकता है, तो देखिए द्वितीय ब्राह्मण किसे कहा जाता है, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी को। सातवाहन वंश का सबसे ज्यादा प्रतापी शासक कौन था, गौतमीपुत्र सातकर्णी। रुद्रदमन की लड़ाई किस शासक के साथ हुई थी, तो वशिष्ठी पुलमावी के साथ लड़ाई हुई थी। रुद्रदमन कहाँ का शासक था उस समय में, तो गुजरात में जो शक साम्राज्य विस्तृत था वहां का शासक था। अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम की बात करेंगे तो यज्ञश्री सातकर्णी जो है वह अंतिम शासक था। साथ ही साथ में हम देखते हैं कि रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख कहां से प्राप्त होता है, तो गुजरात अर्थात सौराष्ट्र से रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख प्राप्त होता है। फिर बात करते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख में क्या लिखा हुआ है, जो कि रुद्रदमन ने क्या लिखवाया है, तो सुदर्शन झील जो कि जूनागढ़ के
जूनागढ़ अभिलेख के पास में ही है, सौराष्ट्र में ही है। तो वो सुदर्शन झील के निर्माण के बारे में बात कही गई है उसमें कि ये जो सुदर्शन झील है इसे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाया गया था, परंतु मैं जो रुद्रदामन हूँ वह इसका पुनः निर्माण करवा रहा हूँ। ऐसी बात जूनागढ़ अभिलेख में दिखाई देती है। ठीक, मतलब सातवाहन वंश के बारे में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी याद नहीं रखना, इतना सातवाहन वंश के लिए सफिशिएंट होगा। अब हम देखेंगे कि ये जो शक बीच में आ गए अचानक से, ये जो पहलव आ जाते हैं, फिर उसके बाद हमने देखा था कि सबसे पहले जो एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस जो भारत आया था, हेलियोडोरस कहाँ से आया, तो ये सारी चीजें समझने के लिए हमें भारत में होने वाले विदेशी आक्रमणों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि भारत में किस समय में किस विदेशी शासक का आक्रमण हुआ है। ठीक, तो हम पढ़ेंगे अब एंडो ग्रीक शासकों के बारे में कि उन्होंने भारत पर कैसे कब आक्रमण किया। देखिए, देखो सबसे पहले हमने ये तो पढ़ लिया है कि भारत में अभी तक के कौन कौन से वंश हुए। तो हमने एक ट्रिक बताई थी, हसीन, मशुक, शाह। ठीक, देखिए हा से सबसे पहले मगध में हो गया हर्यक वंश। सी से हो गया शिशुनाग वंश। न से हो गया नंद वंश। मां से हो गया मौर्य वंश। शु से हो गया शुंग वंश। का से कण्व वंश जो कि बहुत छोटा वंश था, कण्व वंश। और उसके बाद जो आता है वो है सा से सातवाहन वंश। ठीक, देखिए इस प्रकार से हमने ट्रिक देखी थी कि इसको हमें कैसे याद रखना है कि मौर्य वंश मतलब मौर्य साम्राज्य में कौन कौन से अलग अलग शासकों कितने वंशों ने शासन किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुल कितने, तो 7 वंशों ने अभी तक मौर्य साम्राज्य में शासन किया है। अब इनके बीच में विदेशी आक्रमण कब कैसे हुए, देखिए सबसे पहला विदेशी आक्रमण जो हम देखते हैं भारत में वो कहाँ हुआ था। तो देखिए नंद वंश के समय में सबसे पहला विदेशी आक्रमण हुआ, किसका हुआ था, सिकंदर का हुआ था। क्योंकि सिकंदर का आक्रमण किस समय में हुआ था, जब घनानंद शासक था उस समय हुआ था ना सिकंदर का आक्रमण। तो नंद वंश के समय में सिकंदर का आक्रमण हुआ भारत पर, लेकिन सिकंदर व्यास नदी पार नहीं कर पाया था, अर्थात पूर्ण रूप से ये भारत के अंदर नहीं आ पाया। फिर बात करते हैं मौर्य वंश की। मौर्य वंश के समय किसका आक्रमण हुआ, विदेशी कोई शासक था, ऐसा था, कौन था, सिकंदर का ही सेनापति सेल्यूकस। फिर बात करते हैं शुंग, पुष्यमित्र शुंग, मतलब शुंग वंश, अर्थात पुष्यमित्र शुंग के समय में या उसके बेटे अग्निमित्र के समय में यहाँ पे आक्रमण हुए। हाँ, तो यहाँ पर आक्रमण हुए थे, किस किस का आक्रमण हुआ था, तो कौन कौन से शासक यहाँ पर आक्रमण करे थे। शुंग वंश के समय में हम देखते हैं कि जो आक्रमण हुए हैं उनमें जो पहला शासक आता है वो था बैक्टीरिया का शासक डिमेट्रियस। बैक्टीरिया का शासक था डिमेट्रियस। पहला शासक हो गया डिमेट्रियस, और दूसरा जो शासक था वो था मिनांडर। इन दोनों का ही युद्ध पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र के साथ हुआ था, और ये दोनों मारपीट के मतलब इन्हें मारपीट के भगा दिया गया था यहाँ से, भारत से। इनका आक्रमण जो हुआ था वो पुष्यमित्र शुंग के समय में हुआ था। ठीक, मिनांडर की बात की जाए तो मिनांडर से एक चीज हमें याद रखनी है कि मिनांडर के ऊपर एक किताब लिखी गई है जिसमें मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का संवाद है, जिसे कहा जाता है मिलिंद पन्नो। तो मिलिंद पन्नो किसके ऊपर लिखी गई किताब है, किनके संवादों पर, तो मिनांडर और नागसेन जो कि बौद्ध भिक्षु थे उनके संवादों पर लिखी गई जो किताब है वो है मिलिंद पन्नो। बात करते हैं बैक्टीरिया क्या है, तो देखिए एक जगह है, और इसके बाद हम देखते हैं पहला शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया, हिंद यूनानी पहला शासक, तो वो हो जाता है डिमेट्रियस, क्योंकि ये भारत तक आया था। मतलब भारत का जो ऊपर वाला क्षेत्र है अर्थात जो कांधार और तक्षशिला वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र तक ये फैला था। मतलब ये तक्षशिला पे इसने आक्रमण किया, तक्षशिला के कुछ क्षेत्रों को जीता और वहीं पे बस किया। अब बात करते हैं हम
देखिए इस वंश के बाद, इस समय के बाद कौन सा अगला शासक आया, तो पहले हो गए एंडो ग्रीक शासक, फिर उसके शक, उसके बाद पहलव और फिर आ जाएगा के से कौन से शासक है, तो कुषाण। अब बात करते हैं कि ISPK कैसे, ये एक ट्रिक है जिसे आपको याद रहेगा कि भारत में विदेशी आक्रमण मतलब जो हिंदी यूनानी आक्रमण हुए हैं वो किस क्रम में हुए हैं। तो पहले तो एंडो ग्रीक आ गए, फिर आ जाएंगे शक, फिर आ जाएंगे पहलव और फिर आ जाएंगे कुषाण। तो हमने पहला तो देख लिया, मतलब एंडो ग्रीक में कौन कौन से शासक, देखिए 3 शासकों के बारे में आपको पढ़ना है। पहला जो था वो था हमारा डिमेट्रियस, जिसके बारे में हम पढ़ चुके कि डिमेट्रियस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट उतना ज्यादा नहीं है। मेनांडर के सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो अगर आप मध्य प्रदेश का क्षेत्र देखें तो मध्य प्रदेश के बालाघाट से मेनांडर के सिक्के प्राप्त हुए। साथ ही साथ में मिलिंद पन्नु एक आपको किताब याद रखनी है जो कि नागसेन और मेनांडर के संवाद को दर्शाती है। फिर बात करते हैं हम शक वंश की। देखिए शक जो थे वो बहुत ज्यादा फैले हुए थे भारत पर। कैसे, देखिए जब हम बात करते हैं शकों की, तो शक जो है वो कैसे भारत में फैले हुए थे, तो शकों को मध्य एशिया से, मतलब जो यूरोप वाला क्षेत्र था, मध्य एशिया वाला जो क्षेत्र था वहां से शकों को यूची शाखा ने भगा दिया था। मतलब यूची शाखा ने वहां से मार कूट के इनको भगा दिया कि भाई भगो। और इनको पता था कि भारत जो है वो, क्योंकि दूसरे धर्म के लोगों को और दूसरे लोगों को तो अपना ही लेता है, अतिथि देवो भव की प्रकृति है हमारे यहाँ, तो ये भारत आए और शक जो भारत में आए तो इकट्ठे तो नहीं आ जाएंगे, तो ये अलग अलग शाखाओं में विभाजित थे। तो शकों की कितनी शाखाएं थी, तो 5 शाखाएं थी। शकों की भारत में कुल कितनी शाखाएं थी, तो 5 कौन कौन सी शाखाएं थी। देखिए पहला तो कांधार, कांधार मतलब जो पहला हमने महाजनपद पढ़ा था याद है किसकी, कांधार वाला, वो हो गया। दूसरा है उसी के नीचे तक्षशिला, उसके बाद मथुरा, उज्जैन और नासिक, मतलब 5 शाखाओं में शक विभाजित थे। कौन कौन सा पढ़ा हमने, पहला हमने पढ़ा कांधार, दूसरा था तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और अगला है नासिक। ठीक, देखिए शकों को इन 5 शाखाओं में विभक्त किया गया और ये 5 शाखाओं में आकर भारत पर बसे। अब शकों के जो महत्वपूर्ण शासक रहे हैं वो कौन कौन से रहे हैं, अगर हम देखें तो इनकी लड़ाई किस किस से हुई ये महत्वपूर्ण हो जाता है, मतलब किस शासक की किससे लड़ाई हुई है। तो नासिक की बात करें तो नासिक में जो शासक था वो कौन था, तो नासिक में जो शासक था वो था नहपान। और नहपान की लड़ाई किससे पढ़े हमने, गौतमीपुत्र सातकर्णी से। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को हराया और यहाँ का शक साम्राज्य खत्म कर दिया। कहाँ का, नासिक का। बात करते हैं उज्जैन की, तो उज्जैन में जो था वो रुद्रदमन था। रुद्रदमन उज्जैन में था और उज्जैन में रुद्रदमन होने के कारण जो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी थे वो इससे हार गया और इसने विवाह संबंध स्थापित किया और अपनी लड़ाई को खत्म कर लिया। कांधार और तक्षशिला से हमें कोई लेना देना नहीं है। मथुरा की बात की जाए तो मालवा के शासक के द्वारा इसकी हत्या की गई थी, मतलब यहाँ पर जिसने देखरेख की वो था मालवा का शासक। फिर बात करते हैं जूनागढ़ अभिलेख की, मतलब रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वो क्या कैसा है, तो जूनागढ़ अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो जूनागढ़ अभिलेख जो है वो सौराष्ट्र से प्राप्त हुआ है, साथ ही साथ में इसमें क्या कहा गया, तो इसमें सुदर्शन झील के बारे में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सुदर्शन झील बनवाई थी उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। साथ ही रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख, देखिए रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वह सबसे ज्यादा, मतलब वह इतना ज्यादा प्रचलित क्यों है, क्योंकि ये भारत में मिला पहला संस्कृत भाषा का अभिलेख है जो कि जूनागढ़ अभिलेख है। इसमें वही सुदर्शन झील के बारे में चर्चा की गई थी। इसके साथ हम देखते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो देखिए शकों की जो पूरा विनाश था वो किसके द्वारा, देखिए उज्जैन की शाखा तो वशिष्ठी पुलमावी ने रिश्ता बना लिया तो वो खत्म हो गई। फिर नासिक की बात की जाए तो नहपान की हत्या कर दी गई, मथुरा के शासकों को मालवा के शासकों के द्वारा हरा दिया गया और शक यहाँ से खत्म हो गए। कुछ जो शक बचे हुए थे उन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त वंश के शासक हैं उनके द्वारा हराया गया। अच्छा, फर्स्ट सेकेंड का सिस्टम समझ में आता है ना, चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए पहले के समय में नाम इतने ज्यादा सोच के नहीं रखे जाते थे कि एक का ये नाम है तो दूसरे का कुछ और होगा, बिल्कुल नहीं। पहले के समय में एक का नाम राजा है तो दूसरे का भी राजा ही हो जाता था। वैसे ही पहले के समय में एक का नाम चंद्रगुप्त है तो वैसे ही कोई दूसरा चंद्रगुप्त भी होगा। लेकिन एक ही वंश में जब 2 नामों के, मतलब एक नाम का 2 या 2 से अधिक लोग होते थे तो उनके नाम के आगे
पहले तो फर्स्ट सेकंड नहीं लगाया जाता था, पहले तो चंद्रगुप्त ही लिख देते थे, चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त। लेकिन अब हम उनको पढ़ रहे हैं, इस कारण से अब हमने उनके नामों के आगे चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त थर्ड ऐसे लगा लिया है, जिससे हमें यह पता चलता है कि किस सीक्वेंस में हम पढ़ रहे हैं और वो चीज हमारे लिए इजी हो जाती है। उनके नामों में ये नहीं लगा था कि चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड। तो शकों का संपूर्ण विनाश किसके द्वारा किया गया? किस शासक ने पूरे शकों को पराजित किया और खुद शकारी की उपाधि ली? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक, चंद्रगुप्त सेकंड, जो कि गुप्त वंश के शासक रहे हैं। अब हमने देख लिया एंडो ग्रीक शाक, मतलब ISPK में एंडो ग्रीक हमने पहले देख लिया, फिर एस में हमने शक देख लिया, मतलब शक शासक देख लिए, पी से बचे हैं पहलव और के से बचे हैं कुषाण। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में पहलव और कुषाण के बारे में देखेंगे, साथ ही में हम वाकाटक वंश को शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर हाँ कोई कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और 2-3 लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि मैम मेंस के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। देखिए ये मेंस के हिसाब से ही चल रहा है, बस एग्जाम सामने है, इस वजह से हम थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं। हाँ, कुछ टाइम में जब एग्जाम निकल जाते हैं या हमें लगता है कि एक प्रॉपर वीडियो और भी ज्यादा अच्छे से डिटेल में जाना चाहिए, तो हम कुछ टाइम बाद डिटेल में भी चलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।